एसएससी एमटीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग उन प्रश्नों के ऊपर चर्चाएं करते हैं जो कि एसएससी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अर्थात जो प्रश्न पहले कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं ताकि आगे जो आने वाले प्रश्न हैं उनके लिए एक नया और अच्छा आइडिया हमें मिल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हम लोग उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये प्रश्न देख सकते हैं, ये एसएससी जो CHSL होता है ना 10+2 2012 में आया, तो इसी आधार पे हम लोग सोच लेते हैं, एक आइडिया बना लेते हैं हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सके। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? यही सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में बगदाद, इराक में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। इसके सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पाद तथा दरों पर नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या 13 है, जिसमें 6 मध्य पूर्व, 4 अफ्रीकी, 1 दक्षिण पूर्वी एशियाई एवं 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से हैं। वे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है ना, नया सदस्य देश बना है। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर एक बार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो किसकी फुल फॉर्म होती है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो प्रचालन अधिशेष सरकारी क्षेत्र, निजी उपभोक्ता हेतु उत्पाद में, निर्वाह खेती में या उद्यम क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन, उद्यम क्षेत्र में। प्रचालन अधिशेष जिसे ऑपरेटिंग सरप्लस उद्यम क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसी देश में पैदा होने वाली निजी जो आय होती है ना, निजी आय, पर्सनल आय, तो उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान, इसे शामिल नहीं किया जाता है। विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को निजी आय में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि शेष सभी विकल्प निजी आय में शामिल करते हैं। कौन से विकल्प? सरकार के वर्तमान अंतरण, विदेशों से निवल उत्पादन आय, निवल घरेलू। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और आगे के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है तो क्या होगा? एक्स और वाई प्रतिस्थानीय है। क्या है? एक्स और वाई प्रतिस्थानीय है। यदि क्या होता है, एक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई मांग की कीमत भी कम हो जाती है तो एक्स और वाई प्रतिस्थानीय होते हैं। यदि एक्स की मांग कम हो जाती, वाई की मांग कम हो जाती है तो प्रतिस्थानीय होते हैं। यह वस्तु पूरक वस्तुओं के विपरीत होता है या होती है। अगला क्वेश्चन कहता है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है या बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? अथवा वह बंद अर्थव्यवस्था वह होती है, कौन सी होती है? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जो अन्य किसी देश के साथ व्यापार नहीं करती, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ना कोई आयात होता है, ना निर्यात और ना ही पूंजी का प्रवाह होता है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं, 2005 में आया था सीपीओ में। तो अंत्योदय कार्यक्रम गरीब से गरीब लोगों का उत्थान, ठीक है, गरीब से गरीब लोगों का उत्थान। अंत्योदय कार्यक्रम ही पहल गरीब से गरीब लोगों के उत्थान के लिए हुई थी। इस कार्यक्रम को सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सन 1977 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और वह हम लोग किस प्रकार से इसे देख सकते हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। प्रशांतक इसका सही जवाब है। प्रशांतक औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालकर दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। आइए सीजीएल का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, 2012 में पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डैश 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 कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है। ऑनलाइन स्तर टियर 1 की परीक्षा 2017 प्रणाली तो दूसरी में पूछा गया था रासायनिक परिवर्तन। इसका सही जवाब रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों में बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी को जलाने पर यह वायु की ऑक्सीजन के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो बताना है हिरोशिमा के ऊपर। एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 में ये परमाणु बम पूछा गया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा। देखते हैं। टाइम था 6 अगस्त 1945। अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, जिसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे बहुत ही हानि और माल का नुकसान हुआ था। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या से। इसमें ऑक्टेन संख्या होती है, उसका पता लगाने के बाद हम लोग पेट्रोलियम की गुणवत्ता को बताते कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब रंगीन पत्थर। ये 2017 का 8 अगस्त का में पूछा गया था। देखते हैं। भौतिक रसायन में सोल एक प्रकार का कॉलोइड है, जिसमें बहुत ही महीन कण एक सतत माध्यम में वितरित रहते हैं। रंगीन पत्थर भी एक प्रकार का ठोस सेल है, जिसमें महीन कण ठोस सतत पदार्थ में वितरित होते रहते हैं या हो जाते हैं या रहते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं, जो बाएं होता ना, बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान रहती है। तो किसकी संख्या समान रहती है। सीपीओ एसआई प्रणाली 1 का क्वेश्चन है। तो कोषों की संख्या जो होती है ना, इधर से इधर जाने पे तो कोष होते हैं ना, उनकी संख्या बराबर रहती है, और जो ऊपर से नीचे होते हैं आवर्त सारणी के अंतर्गत वो सेल होते हैं। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में सम्मिलित होते प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में सम्मिलित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व के प्रमुख देश कौन, कहाँ और किस प्रकार से इत्यादि। इसमें क्या हम लोग देखेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसमें मुद्रा रुपया चलती है। पार्लियामेंट संसद को कहा जाता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार से इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप स्क्रीनशॉट करने के बाद आप पूर्णतया आप रुक के आराम से इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक फंसने की संभावना है, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है। आशा है कि आप लोग इस स्लाइड को ज़रूर देखेंगे। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन इसका सही जवाब है। नेफ्रॉन गुर्दे की निस्पंदन इकाई है। हर गुर्दे में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं, जिनमें से हर वृक्काणु मूत्र बनाने वाली एक स्वतंत्र इकाई होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन पूर्ण करके निस्यंद से उन पदार्थों का दोबारा अवशोषण कर लेते जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं तथा व्यर्थ पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने 10+2 लेवल का देखा था। जेनेटिक्स पे आ जाते हैं। यही MTS का क्वेश्चन है। MTS 2013 में पूछा था और MTS 2023 में कोई इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी आए। जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था या किसने दिया था? बेटसन ने आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। बेटसन ने वर्ष 1905 में सर्वप्रथम जेनोटॉक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो उसे इथोलॉजी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान की जिस शाखा में हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहलाता है। यह पारिस्थितिकी, मनोविज्ञान एवं शरीर की रचना विज्ञान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है और अगला क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, हम लोग किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में, यानी जो माइंड होता है ना, मेन ब्रेन, तो इसके बीच में पीयूष ग्रंथि यानी बीच में सेंटर में रहती है। CGL 2010 का क्वेश्चन है, इसे आप आगे से गलत नहीं करेंगे। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भक्त के छोटे से संक्वारक एवं खोखले प्रवर्ध के कपाल की स्फिनॉइड स्थित के हाइपोफाइशियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोली सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हम हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। यह मटर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। मटर के दाने की इतनी बड़ी होती है पीयूष ग्रंथि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये बार बार रिपीट हुआ है। CGL 2010, CHS 2010 और इस बार MTS में भी आने की संभावना है। गंगा को उत्तर से दक्षिण से ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ऐसा राजा कौन था जिसने गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले गया था? ठीक है, तो राजेंद्र चोल इसका सही जवाब। राजेंद्र चोल ही ऐसा राजा था जो गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले गया था या ले जाने का काम किया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क जो राजा था ना, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता था। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्हें चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से और भी हम प्रश्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहां से मिलेंगे हमें वहां से हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और लाभकारी प्रश्नों को ढूंढ के लाएंगे कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लिव योर ऑल। यदि आपको इसी तरीके की मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।